हम लोग वर्टिकल मोशन की कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। में जो आपका ये वाला केस था कि कोई चीज को अगर h हाइट से गिरा देते हैं, क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है? इफ समथिंग इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, उसको नीचे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? रूट ओवर 2h/g। हाँ, और क्या वेलोसिटी में गिरता है नीचे? रूट ओवर 2gh। हाँ, ये सब फॉर्मूला आप लोगों को याद है। चलिए आज और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। When a ball was thrown vertically up, ठीक है, vertically up, it crosses a 15-meter thick cloud in 1 second. Find how high above the cloud it goes. कोई बॉल को फेंके, यहाँ पर कुछ क्लाउड था, यहाँ पर क्लाउड था, कितना? 15 मीटर थिकनेस वाला। यहाँ से कोई बॉल को फेंके, कितने वेलोसिटी में फेंके मालूम नहीं, गया ऊपर, आया नीचे। इसको क्रॉस करने के लिए उसको टाइम लगा 1 सेकेंड। तो पूछा है क्लाउड से कितना ऊपर तक वो गया होगा। यू हैव टू फाइंड आउट दिस। यू हैव टू फाइंड आउट क्लाउड से और कितना ऊपर तक वो गया होगा। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है। लेट अस डू। तो जब हम किसी बॉल को फेंक दिए, नीचे से ये क्लाउड था, क्लाउड का थिकनेस कितना था? 15 मीटर। क्रॉस करने के लिए 1 सेकेंड लगा। तो सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? ये गया ऊपर, आया नीचे, यहां से यहां तक लगा, जाने के लिए डिस्टेंस था 15 मीटर। अगर यहां पर वेलोसिटी है भी 1, तो यहां तक पहुंचने के लिए A to B जाने के लिए A to B मोशन में इनिशियल वेलोसिटी v1 और एक्सीलरेशन -g, डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर, टाइम है 1 सेकेंड, नहीं, टाइम है 1 सेकेंड। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे? S = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। S हो गया 15 मीटर, u तो v1 है, t है 1 सेकेंड, हाफ a तो है -g 1 का स्क्वायर, मतलब v1 - 5 = 15। शायद अभी जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा। v1 = 20 मीटर पर सेकेंड, सबको समझ में आया? अगर v1 20 मीटर पर सेकेंड है तो AC कितना है? इट इज v1² 2g। A से C तक का डिस्टेंस इज इट नॉट 20 का स्क्वायर बाय 2 × g इज 20 मीटर? हाँ सर, A to C हो गया 20 मीटर। अच्छा, A to C हो गया 20 मीटर। आपको पूछा क्या था? ये हाइट। सो व्हाट इज एज? 20 - 15, 5 मीटर। क्या अभी आसान लगा? यस सर। इज इट ओके नाउ? यस सर। देखो, जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल करते हैं, इफ माइंड इज नॉट वेयर आवर हैंड्स आर वर्किंग, तो गड़बड़ होता ही है। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई वाज वेरी मच डिस्टर्ब विद 2-3 गार्डियंस जो आए कोई एडमिशन करने के लिए, कोई कुछ बोलने के लिए, तो दैट्स व्हाई मेरे भी दिमाग हिल गया। Studying with a cool mind is something different. Cool mind is a creative mind. You must have dynamic silence inside. देखो कितना आसानी से हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. When a ball was dropped into a well, कुएं में बॉल डाल दिए of depth 20 meter, the splash sound, splash मतलब पानी में गिरेगा, छपाक करके गिरेगा, वो छपाक वाला साउंड. The splash sound of water was heard after 2.05 seconds. Find velocity of साउंड का वेलोसिटी पूछा है. क्वेश्चन सिंपल है, डरो मत. ये साउंड का वेलोसिटी कहां से आ गया सर, हमें तो मालूम नहीं है, साउंड चैप्टर पढ़े नहीं, कोई मतलब नहीं है इससे. क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो फटाफट बन जाएगा. कुएं में पत्थर डाले, पानी था, कितना डेप्थ में पानी था, 20 मीटर डेप्थ में पानी था, ठीक है ना. तो जैसे ये बॉल को डाले अंदर, बॉल गया अंदर, छपाक सा साउंड बाहर आया. साउंड सुनाई दिया कब? 2.05 सेकंड के बाद. अच्छा, बॉल को नीचे जाने के लिए कितना समय लगा होगा? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच वाटर. क्या फॉर्मूला है? एच हाइट से गिरा रहे हैं, तो अंदर गिरने के लिए कितना समय लगेगा? √2h/g. h का वैल्यू 20 मीटर दिया है, g का वैल्यू 10 है. कितना समय लगा? इट इज कमिंग आउट टू बी कितना? 2 सेकेंड्स. तो बॉल को अंदर जाने के लिए 2 सेकेंड लगा. इसका मतलब साउंड को बाहर आने के लिए कितना समय लगा? टाइम टेकन बाय साउंड टू कम आउट बाय ए डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस? ऑफ 20 मीटर. साउंड को भी तो अंदर से बाहर आना है, 20 मीटर आना है. कितना समय लगा? टोटल टाइम लगा था 2.05, दैट इज 2.05, और बॉल को अंदर जाने के लिए टाइम लगा था 2 सेकेंड्स. -2 इज 0.05 सेकेंड्स. क्या यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. तो साउंड को यहां से यहां तक आने के लिए इतना समय लगा है. वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज कितना डिस्टेंस आया, कितना समय में आया. इट इज 400 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 400 मीटर पर सेकेंड. क्या सबको समझ में आया? देख लो, आ गया ना? यस. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. आज वर्टिकल मोशन का लास्ट क्लास है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी लिखेंगे क्योंकि आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 3. A ball dropped from a height travels equal distance during first 3 seconds and last second of motion. Find from what height it was dropped. कितने हाइट से इसको ड्रॉप किया गया था? सोचिए, आप लोग कर सकते हैं. कोई बॉल को गिराया गया है, कितना हाइट से मालूम नहीं,
पहला 3 सेकंड में जितना दूर गया, लास्ट 1 सेकंड में उतना दूर गया। पहला 3 सेकंड में जितना दूर गया, लास्ट 1 सेकंड में उतना दूर गया। सॉल्यूशन देखें, कोई बॉल को गिराया कितने हाइट से मालूम नहीं है, कोई एक हाइट h से होगा। अच्छा, h हाइट से गिराया, तो जैसे गिराया तो पता चला लास्ट 1 सेकंड में जितना दूर गया, पहला 3 सेकंड में उतना ही दूर गया। मतलब A to B का टाइम C to D का टाइम बराबर है। ठीक है, जो कैसे करें इसको। अच्छा, लास्ट 1 सेकंड में कितना दूर गया। लेट इट टेक्स n seconds to reach ground। नीचे पहुंचने के लिए n सेकंड लगता है। ठीक है, तो डिस्टेंस मूव्ड इन, और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट मूव्ड in first 3 seconds is equal to पहला 3 सेकेंड में कितना दूर आया है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहला 3 सेकेंड में वो आया है d डिस्टेंस, और d यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये स्मॉल a भी ले लेते हैं, a इसको ले लेते हैं b, ये छोटा c छोटा d। मान लो ये डिस्टेंस d है, कैपिटल D। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये भी तो कैपिटल D है, दोनों कैपिटल D है। तो ऐसे थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखेंगे और बढ़िया समझ में आएगा। A to B का मोशन, A to B मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन तो -g है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है d, तो लिखेंगे -d। टाइम लगा है 3 सेकेंड्स नहीं, और इनके बीच में आपको रिलेशन मालूम है, s is equal to ut plus half at²। u तो 0 था तो t को भी खा गया, s का वैल्यू -d है, हाफ -g 3 का स्क्वायर। तो देखो तो d का वैल्यू कितना है, इट इज कमिंग d इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस माइनस कट गया, इट इज 5 × 9 45 मीटर। अच्छा, पहला 3 सेकेंड में 45 मीटर गया है, लास्ट सेकेंड में भी 45 मीटर गया है। नाउ C to D मोशन। अच्छा, अगर ये बॉल को यहां से यहां तक गिरने के लिए 5 सेकंड लगा होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकंड ऑफ मोशन, है कि नहीं? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकंड ऑफ मोशन। अगर बॉल को यहां से यहां तक गिरने के लिए 10 सेकंड लगा होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द 10th सेकंड ऑफ मोशन। बॉल को अगर यहां से यहां तक गिरने के लिए 20 सेकंड लगा होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द 20th सेकंड मोशन। दिए कि ये बॉल को गिरने के लिए n सेकंड लगा है, दिस इज द nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट। तो C to D मोशन में देखेंगे तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज -d नहीं, और हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ऑफ मोशन। हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। क्या मालूम आपको, याद है कि नहीं? हम C to D नहीं ले रहे, A to D ले रहे हैं। सपोज A to D ले रहे हैं, A to D ले रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड ऑफ मोशन इज कमिंग आउट टू बी, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड ऑफ मोशन इज कमिंग आउट टू बी दिस। nth सेकेंड ऑफ मोशन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है d, तो विल राइट दिस -d। एंड u कितना, u इज, u तो 0 है, हम A to D की बात कर रहे हैं। पूरा यहां से यहां तक आने के लिए n सेकंड लगा, nth सेकंड में कितना है, u की जगह 0 डाल दी, a की जगह -g नहीं बाय 2, और ये 2n माइनस 1। अच्छा, ये फॉर्मूला, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अगेन ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा इसमें से, मिलेगा d इज इक्वल टू g/2 इंटू 2n माइनस 1, d इज इक्वल टू g/2 इंटू 2n माइनस 1। d का वैल्यू 45 निकाल चुके हैं,
We have already seen d is 45. So 45 is g by 2 is 5 into 2n minus 1. That means what is n? n कितना हो गया देखो तो 5 डिवाइड कर दो 9, you get 10. n is 5. समझ में आया क्या? Yes, sir. n is coming out to be 5 seconds. इसका मतलब उसको यहां से यहां तक गिनने के लिए 5 सेकंड लगा था। 5 सेकंड लगा था। n अगर 5 सेकंड हुआ मतलब यहां से यहां तक गिनने के लिए 5 सेकंड लगा। इसका मतलब क्या है? रूट ओवर ऑफ 2h by g is 5 seconds. तो फिर क्या h का वैल्यू हम निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। पहले रूट ओवर उठाओ, 2h by g हो जाएगा 25, g को उधर ले लो हो जाएगा 250, फिर 2 डिवाइड कर दो हो जाएगा 125 मीटर। क्या देखो तो मैं सबको समझा पाया क्या ये वाला चीज? Could I explain everyone here? So this implies h is equal to 125 मीटर। देखो समझ में आया क्या? किसी को दोबारा चाहिए तो दोबारा बताएंगे। ध्यान से देख लो कैसे हो रहा है। पहले मैं सोच लिया कि इसको यहां से यहां तक आने के लिए n सेकंड लगता है, ठीक है, n सेकंड लगता है। तो nth सेकंड में कितना दूर गया है? बोला कि पहला 3 सेकंड में जितना जाएगा। पहला 3 सेकंड में कितना जाता है हम निकाल दी। पहला 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट था -d नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन था -g, u था 0, t था 3 सेकंड, मिल गया d = 45। पहला 3 सेकंड में 45 गया, मतलब nth सेकंड में भी 45 गया है। अच्छा, तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में पढ़े थे। डिस्प्लेसमेंट in the nth second of motion is given by u plus a by 2 into 2n minus 1. nth क्या हो गया? -d। सबका वैल्यू डाले, सिंप्लीफाई किए, d का वैल्यू 45 डाल दी क्योंकि निकल चुका था, तो वहां से मिल गया n = 5 सेकंड। n क्या था? It takes n second to reach ground, मतलब it takes 5 second to come down। अगर इसका हाइट h है तो नीचे आने के लिए कितना समय लेता है? रूट ओवर ऑफ 2h by g। ये फॉर्मूला हम लोग पहले से देख चुके हैं, है कि नहीं? We have already seen this formula, so it is root over of 2h by g is 5। अब इसको सिंप्लीफाई करो, रूट ओवर उठाओ, 2h by g is 5, 2h by g is 25, क्योंकि स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो 2h हो गया 25 into 10 250, h हो गया 125 मीटर। करेक्ट? क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन। ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, ठीक है, ए बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। इट वाज स्टॉप्ड आफ्टर ए time t1, again and then again drop. It takes further time T2 to reach ground. Find what total time it would take to fall if not stopped on the way. क्वेश्चन को समझे पहले क्या है। कोई बॉल को किसी एक हाइट से गिराया गया, ठीक है, और कुछ समय के बाद उसको रोक दिए, यहीं पे कहीं रोक दिए, कहाँ रोके मालूम नहीं, कितनी समय के बाद रोके, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा t1, फिर से यहां से इसको छोड़ दिया गया,
यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 था, रोक दिए, फिर यहाँ से छोड़ दिए, फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ। अब नीचे आने के लिए टाइम क्या लगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम क्या लगा, t2। बोला कि अगर रोके नहीं होते, सीधा गिर गया होता, कितना समय लेता। क्या क्वेश्चन पहले समझ में आया? अगर वो सीधा गिर गया होता बिना रोके तो कितना समय लेता, ये टाइम आपको पता करना है। क्या मैं पहले क्वेश्चन समझा पाया सबको ठीक से? यस। चलो, मतलब कहीं एक रास्ते में कोई चीज गिर रहा था, कहीं एक रास्ते में हम रोक दिए, कितना समय के बाद, t1 समय के बाद, रोकने के बाद फिर से छोड़ दिए, फिर से कितने लगा, फिर टाइम लगा t2, मतलब टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2। अगर रोके नहीं होते तो कितना समय लगता? क्वेश्चन इज क्लियर। अच्छा, हम कहेंगे कि A, B और ये पॉइंट को C कहो, ये A, ये C है, ठीक है। तो अगर A to B मोशन को देखेंगे, A to B कितना समय लगा है इसको नीचे आने के लिए, मालूम नहीं। से दिस हाइट इज h1, ठीक है, और ये हाइट कितना है, ये हाइट है मान लो h2, कुछ तो होगा। तो A to B मोशन को अगर देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन -g है, डिस्प्लेसमेंट -h1 है, टाइम लगा है t1, वैल्यू डालो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो मिल गया क्या, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी -h1 इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर, और h1 इज हाफ g t1 स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आया? सिंपल सा है। कितना समय लगा, हाफ g t1 स्क्वायर। यहां से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है मालूम नहीं है, मन से कुछ ले लिए अपनी मन से, h2। तो सिमिलरली अगर हम B to C मोशन करेंगे तो ऐसे ही इक्वेशन डालेंगे, कोई पहला मान है जो मुझे डायरेक्टली h2 का वैल्यू बताएगा इन टर्म्स ऑफ t2, इसको देख के इसमें भी तो वही होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन -g, डिस्प्लेसमेंट -h2, टाइम t2, तो h2 का वैल्यू क्या आएगा, हाफ g। यस, इतना तो समझ में आना चाहिए। नाउ A to C, सीधा ऊपर से नीचे आने के लिए, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, एक्सीलरेशन -g, डिस्प्लेसमेंट h1 प्लस h2, सो इट इज माइनस ऑफ h1 प्लस h2, टाइम कितना, t, टाइम कितना लगा है, t, टाइम लगा है t, है ना। अच्छा, तो फिर क्या बता सकते हैं हम, क्या हम ऐसे ही देख के इसको क्या हम बता सकते हैं, व्हाट इज h1 प्लस h2, इसको देखो और बताओ सीधे, क्योंकि एक में निकाले, बस जहां पर h1 था वहां पर h1 प्लस h2 है, जहां पर t1 था वहां पर t है। क्या होगा बताओ h1 प्लस h2 का वैल्यू, हाफ g t का स्क्वायर। एक ही बात हुआ, t1 था, t1 की जगह t आएगा। h1 प्लस h2 का वैल्यू अगर ऐसे ही निकालेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर वाला फॉर्मूला से, तो h1 का वैल्यू निकल रहा था हाफ g1 स्क्वायर, h2 का वैल्यू हाफ g2 का स्क्वायर। अब h1 प्लस h2 पूरा टाइम लगा है t, तो क्या कहेंगे फॉर्मूला बनेगा, इट इज हाफ g स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आया? यस। तो आगे बढ़े, h1 की जगह वैल्यू डालो हाफ g t1 स्क्वायर, h2 की जगह वैल्यू डालो हाफ g t2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। देखो तो हाफ g कैंसिल हो गया, क्या मिला, t स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो अगर t1 सेकंड बाद रोक देने से और गिराने से नीचे लाने के लिए और फर्दर टाइम t2 लगता है, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ मोशन हो जाएगा रूट ओवर ऑफ दिस, इधर से में t स्क्वायर था, इसका स्क्वायर को भगा दिया, रूट ओवर ले लिया दोनों तरफ, तो कितना टाइम लगेगा, रूट ओवर ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर।
क्या समझ में आया? Yes, sir. ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए। कोई चीज को गिरा दिए सर्टेन हाइट से, t1 सेकंड के बाद रोक दिए, फिर छोड़ दिए, फिर गिरने के लिए नीचे लगा t2, सीधा गिरा देते कितना समय लगता? रूट ओवर ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। कैसे हुआ? आपको तीन चीज समझ में आया कि नहीं आया? ये तो आसानी से आ गया होगा। ये मैं डायरेक्टली इसी का रीजनिंग लगा के किया हूं, ये मैं डायरेक्टली इसी का रीजनिंग लगा के किया हूं। क्या ये दोनों चीज आपको समझ में आए हैं? ये तो फिर और क्या रखा? और क्या रखा? सीधे वहीं से निकाल दिया हूं। थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन को, ये कोई छत है, यहां से कोई बॉल को गिराया गया है से u1 स्पीड में, और यहां से कोई बॉल को फेंका गया है से u2 स्पीड में, और इन दोनों के बीच में हाइट दिया है h। A and B were thrown at same time में दोनों को थ्रो किया गया। फाइंड आफ्टर what time they meet each other, कितना समय के बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे? क्या ये आसान सा क्वेश्चन आप कर सकते हो? ए से कोई चीज को u1 वेलोसिटी में फेंका गया है, बी से फेंका गया है u2 में, दोनों रास्ते में मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे? कोशिश तो करो। ये क्वेश्चन को देखिए, किसी एक हाइट h से, हाँ, एनीवन वांट्स टू से द आंसर? -h by u1 plus u2. क्या टाइम ऑफ मीटिंग कभी नेगेटिव हो सकता है माय डियर? नो। अब देखो, यहां से कोई चीज को u1 वेलोसिटी में फेंका गया है, यहां से कोई चीज को u2 वेलोसिटी में फेंका गया है, h हाइट का डिफरेंस है, दोनों को एक साथ फेंका गया, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, हेलो हाय बोलेंगे, कितनी समय के बाद? आफ्टर व्हाट टाइम? कितना समय के बाद? चलो मानते हैं कि ये नीचे आएगा h1 और ये ऊपर जाएगा h2, और ये पॉइंट हुआ a, ये पॉइंट हुआ b, ये पॉइंट हुआ c। तो सॉल्यूशन ऐसे बनाते हैं, लेट दे मीट आफ्टर और मीट एट c आफ्टर ए टाइम t सेकेंड के बाद ये आके यहां पे पहुंचा, ये भी यहां पे पहुंचा, दोनों एक दूसरे को मिले। नाउ A to C मोशन को देखा जाए। A to C मोशन को अगर हम देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या था? -u1, एक्सीलरेशन -g, डिस्प्लेसमेंट -h1, सारा का सारा माइनस है क्योंकि सारे डाउनवर्ड है A to C मोशन में। बताओ टाइम को क्या लेंगे, प्लस t की माइनस t? A to C का टाइम प्लस t की माइनस t? यस, क्योंकि टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, हम सारे वेक्टर का साइन दे रहे हैं, टाइम तो t सेकंड है, ये कभी नेगेटिव होता नहीं है। अब इनके बीच में रिलेशन देखो तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर करेंगे, s की जगह लिखेंगे 1 plus u2 होगा क्या? हाँ ठीक है, h इज इक्वल टू u1t प्लस हाफ a की जगह लिखेंगे माइनस g t स्क्वायर, दैट इज अगर हम ये h1 साइन को माइनस साइन को इधर ले लेते हैं तो h1 का वैल्यू मिलेगा माइनस u1t, या ये माइनस साइन इधर आ गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस g t स्क्वायर बाय 2। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 A to C के लिए। अच्छा B to C मोशन को देखो, B to C मोशन में इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ u2, एक्सीलरेशन वो तो हरदम माइनस g होता है, डिस्प्लेसमेंट वो भी ऊपर की तरफ, टाइम ये भी t, वो रिलेशन क्या हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर और h2 इज इक्वल टू u2t माइनस हाफ g
टी स्क्वायर, क्योंकि ए का वैल्यू माइनस जी है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों यहां पे मिले, मतलब h1 plus h2 must be equal to h, as they meet at C। आप कहोगे h1 plus h2 must be equal to h, h1 plus h2 must be equal to h। चलो दोनों को जोड़ के देखो तो क्या आ रहा है, h1 था माइनस u1t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h2 क्या था u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू h। तो ये हाफ जी टी स्क्वायर गया है कि नहीं? क्या मिला, u2t माइनस u1t इज इक्वल टू h, दैट इज u2t माइनस u1t इज इक्वल टू h। हमें तो t निकालना था, t कितना हो गया, h बाय u2 माइनस u2 माइनस आया क्या, यहाँ पर माइनस आना नहीं चाहिए। A2 में U नहीं होगा, पॉजिटिव U1 नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर लिखने में हम माइनस h1 इज इक्वल टू u1 लिखना था, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाता, नहीं यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दिया हूँ, कोई बोला नहीं मेरे को। u इज इक्वल टू माइनस u1, h इज इक्वल टू माइनस h1, u की जगह माइनस u1, ये माइनस m को अंदर ले लिया तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया, गड़बड़ हो गया था, पकड़ लो। क्या समझ में आया, क्या गड़बड़ हुआ था? सो दिस इज कमिंग आउट टू बी u1, h1 इज इक्वल टू u1t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया u1t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मिलके हो गया u2t प्लस u1t, तो t का वैल्यू हो गया u2 प्लस u1। क्या मैं समझा पाया? यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, माइनस साइन कर दिया था, आप लोग बोले नहीं, कोई एक बोला। देखो हर कोई नहीं बोलता है, वैल्यू डालने में मैं गड़बड़ कर दिया था, u का वैल्यू माइनस u1 डालना चाहिए था, मैं प्लस u1 डाल दिया था। तो यहाँ पे हमें ये चीजें समझ में आ रहे हैं कि t इक्वल टू h बाई u2 माइनस u1। समझ में आया? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, मैं एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, यू डू इट नाउ। अगर मैं आपको एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, तो आप इसको करो और बताओ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देता हूं, आपको आंसर बोलना है। आपको आंसर बोलना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ये छत से जिसका हाइट कुछ h है, यहाँ से कोई बॉल को u1 स्पीड में फेंके, हो गया ऊपर, आया नीचे। नीचे से कोई बॉल को u2 स्पीड में फेंके, वो सीधा ऊपर गया, और दोनों एक दूसरे को यहीं कहीं मिले, ठीक है? दोनों यहाँ पे एक दूसरे को मिले। तो क्या लिखेंगे? Two balls were thrown simultaneously from A and B. Find after what time they meet। कितनी समय के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे? क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि कितने समय के बाद दोनों मिलेंगे? आपको बताना होगा। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? यस सर। लेट्स सी, यहाँ से कोई बॉल को फेंका गया, u1 स्पीड में ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से u2 में फेंका गया, दोनों को एक साथ फेंका गया। पूछा है कितने समय बाद मिलेंगे? अगर ये इनिशियल हाइट है h, कितना सिंपल है, लेट दे मीट आफ्टर t सेकेंड्स, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए। नाउ A to
टू सी, ये पॉइंट को सी को, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना तो दिया नहीं है, वी assume this distance is h1, this distance is h2, ठीक है। ए टू सी मोशन, जिनका नहीं हुआ है थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। क्या हो, कोई मुझे बताएंगे जिनका नहीं हुआ है? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी u प्लस u1 और माइनस u1 प्लस u1, एक्सीलरेशन माइनस g। कोई बताएगा डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे ए टू सी का? माइनस h1, और t सेकंड के बाद मिल रहे हैं, मतलब टाइम इज t सेकंड। क्या रिलेशन है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, मतलब माइनस h1 इज इक्वल टू u1t माइनस हाफ g t स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, ये माइनस साइन को इधर ले लो तो मिलेगा h1 इज माइनस u1t प्लस हाफ g t स्क्वायर, ठीक। नाउ b2c, इनिशियल वेलोसिटी u2, एक्सीलरेशन सेम माइनस g, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, टाइम t, फिर से क्या रिलेशन मिलेगा? s इज इक्वल टू u2t और ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s के जगह वैल्यू डालेंगे h2, ut के जगह u2t माइनस हाफ g t स्क्वायर, दोनों मिलेंगे। फॉर मीटिंग h1 प्लस h2 मस्ट बी इक्वल टू h, क्या लिखेंगे? फॉर मीटिंग दोनों मिलेंगे कब? जब h1 प्लस h2 होगा h। h1 प्लस h2 करो, h1 था ये पूरा चीज, h2 था ये पूरा चीज, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो तो इसमें माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा? u2t माइनस u1t, u2t माइनस u1t इज इक्वल टू h। तो t का वैल्यू जो आप निकाल लिए थे h बाय u2 माइनस u1, मतलब समझ में आने लगा है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है, ठीक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 2 balls were thrown from same point vertically up with same velocity 40 meter per second or say 60 meter per second with a time gap of 2 seconds. Find what time after throwing the second ball they meet again. क्वेश्चन ध्यान से ले लो, क्या बोला? एक जगह से दो बॉल को फेंका गया, पहला वाला को फेंके कितने में? 60 मीटर पर सेकंड में गया, 2 सेकंड बाद दूसरा बॉल फेंक दिए, वो भी गया। तब पहला बॉल जा रहा था ऊपर कहीं जा रहा था, दूसरा कोई फेंक दी, अब पहला जो ऊपर जा रहा था वो जाएगा, फिर वापस आएगा, नीचे से दूसरा जा रहा था, दोनों टकराएंगे। कितनी समय के बाद? सेकेंड बॉल को थ्रो करने की कितनी समय के बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे? आपको सोचना है और बताना है, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करते हैं, पहले हमारा कन्वेंशनल तरीके से करते हैं और फिर अपना स्मार्ट तरीके से भी करेंगे। कन्वेंशनल तरीके से क्वेश्चन क्या दिया है? सॉल्यूशन फर्स्ट मेथड, कोई बॉल को यहां से फेंका गया, कितना स्पीड में? 60 मीटर पर सेकंड में, और वो गया ऊपर, उस कुछ समय के बाद 2 सेकंड के बाद दूसरा बॉल को फिर से फेंका गया, मतलब पहला बॉल तब तक यहाँ पर गया होगा,
जब दूसरा बॉल को फेंक रहे थे तब पहला बॉल यहाँ पर जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जाके नीचे आएगा। रास्ते में क्या हुआ, दूसरा बॉल जा रहा था और ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, क्योंकि दूसरा बॉल को भी फेंके थे 2 सेकंड के बाद, तो ये दोनों आके रास्ते में कहीं मिले। तो क्या लिखेंगे हम, ऐसे सोचेंगे, मान लो यहीं से हम बॉल को फेंक रहे हैं, एक बॉल यहाँ से फेंके, ऊपर गया, नीचे आया, और इसको फेंकने की 2 सेकंड के बाद दूसरा बॉल को फेंके थे, वो भी गया, और एक पहला बॉल इधर से वापस आ रहा था, दूसरा बॉल इधर से जा रहा था, दोनों यहाँ पर आके मिले। ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल है। सेकंड बॉल को थ्रो करने की कितनी समय के बाद दोनों मिलते हैं, से t सेकंड के बाद, t सेकंड के बाद। लेट दे मीट t seconds after throwing the second ball। अच्छा, जब दोनों बॉल मिलेंगे, ये पहला बॉल है, ये दूसरा बॉल है, किसका डिस्प्लेस, कौन ज्यादा डिस्टेंस गया है, पहला बॉल की दूसरा बॉल, कौन ज्यादा डिस्टेंस गया है, पहला वाला गया। अच्छा, कौन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट गया है, कैसे डिस्प्लेसमेंट, अरे ये भी यहां से यहां पर गया है, ये भी यहां से यहां पर गया है, यस। सो क्या लिखेंगे, लेट दे मीट t सेकंड आफ्टर throwing, when they meet first ball has moved for what time, for ये जितना समय गया है उससे ये t सेकंड के लिए गया है, ये तो 2 सेकंड पहले से फेंक दिए थे ना, तो गया है for t plus 2 सेकंड। सेकंड बॉल has moved for t seconds। क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आए? जब सेकंड बॉल t सेकंड का रास्ता गया है, पहला बॉल t प्लस 2 सेकंड का गया है, क्योंकि उसको 2 सेकंड ज्यादा मिला है ना। अच्छा, बट admitting both have same displacement, ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों सेम हाइट में है, सेम हाइट में है ग्राउंड से, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है। अच्छा, S1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बॉल इन t प्लस 2 सेकेंड्स कितना होगा, उसका कितना दूर जाएगा, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब u तो था 60, t के जगह क्या वैल्यू लेंगे, फर्स्ट बॉल हैज मूव्ड फॉर t प्लस 2 सेकेंड्स, नहीं, प्लस हाफ a के जगह माइनस g, t के जगह t प्लस 2 का स्क्वायर। सिमिलरली S2 क्या होगा, S2 होगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, मतलब S2 इज इक्वल टू u2, मतलब वही 60, t के जगह लेंगे t माइनस हाफ g t स्क्वायर, दोनों बराबर है, S1 इज इक्वल टू S2। तो ut प्लस और 60 इंटू t प्लस 2 माइनस हाफ g t प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू S2 कितना था 60 इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा मेहनत और कर लेंगे, जब इतना दूर किए हैं तो ये हो गया 60t प्लस 120 माइनस हाफ g, इसको एक्सपांड करो, t स्क्वायर 4 प्लस 4t, है ना, ये माइनस है, ये माइनस है, और इज इक्वल टू 60t
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो तो 60t दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। और यहां पर एक आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां पर भी है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या? बच गया इधर 120 माइनस हाफ जी इंटू 4 2g माइनस हाफ इंटू 4t इज इक्वल टू माइनस 2t इज इक्वल टू 0। नहीं, यहां पर क्या छूट गया? ये हाफ जी इंटू 4 हो गया 2g 20, ठीक है। और ये हाफ जी इंटू 4t हो गया ये 2gt 2gt इज इक्वल टू 0। देखो तो मैं थोड़ा सा जंप करने की कोशिश किया हूं। माइनस हाफ जी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? g इंटू 4/2 तो माइनस 2g। माइनस हाफ जी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस 2gt इज इक्वल टू 0। तो ये 20 है, ये 120 है, g का वैल्यू 10 है, 20 हो गया तो ये हो गया 100। उधर ले लो, क्या मिला? t इज 5 सेकेंड्स। कितना लंबा, ओ मजा नहीं आया। लेट अस सी आवर स्मार्ट मेथड। क्या पहले ये चीज जो फंडामेंटल मेथड है समझ में आया सबको? Yes, sir. Let us see in the smart method how quickly you can do। थोड़ा सा अगर देखेंगे, दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ये अगर हो गया है, I want to do the second method now। second method में हम कहेंगे, इसको मिटा देते हैं, I will wipe out this part। आप लोग समझ चुके हो फास्ट मेथड। 5 सेकेंड निकला। चलो ये मानते हैं कि ये सेकेंड बॉल हैज मूव्ड फॉर t सेकेंड्स, फास्ट बॉल हैज मूव्ड फॉर t + 2 सेकेंड्स। थोड़ा मोशन को ध्यान से देखो। फास्ट बॉल यहां से यहां तक आया है, सेकेंड बॉल यहां से यहां तक आया है। यहां से यहां तक जाने के लिए t सेकेंड लगा और यहां से यहां तक आने के लिए t + 2 सेकेंड लगा। इसको जितने में फेंके थे इसको भी उतने ही फेंके हैं, दोनों को बराबर स्पीड में फेंके हैं, दोनों को बराबर स्पीड में फेंके हैं। अच्छा, सेकेंड बॉल को यहां से यहां तक जाने के लिए t सेकेंड लगता है, तो फास्ट बॉल को यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगता? क्योंकि यहां पर ये जाने के लिए जितना समय लगता है, आने के लिए तो उतना ही समय लगेगा। यहां से यहां तक जाने के लिए जितना समय लगता है, यहां से यहां तक आने के लिए उतना ही समय लगेगा। Is that clear? Yes sir। तो फिर बताओ, अगर yes sir है तो बताओ। So टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फास्ट बॉल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ? गया ऊपर, हाँ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट from here to here, A to B, flight from A to B कितना होगा बताओ? यहां से यहां तक लगता है t + 2, यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगेगा? जाने के लिए लगा था t, आने के लिए लगेगा t, तो क्या हो गया? t + 2 that is 2t + 2। लेकिन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u0/g इज इक्वल टू 2t + 2। u0 कितना था? u0 था 60 मीटर पर सेकेंड, सो 2 × 60/10 इज इक्वल टू 2t + 2। क्या यहां से हमें t का वैल्यू मिल रहा है? देखो तो, दिस इज कमिंग 12 - 2 हो गया 10/t हो गया 2 हो गया 5 सेकेंड्स। क्या ये सेकेंड मेथड समझ में आया कि दोबारा बताया जाए? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. सेकेंड बॉल को फेंकने की t सेकेंड के बाद वो लोग मिलते हैं। मतलब पहला बॉल को यहां से यहां तक आने के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए लगता है t + 2। सेकेंड बॉल को यहां से यहां तक आने के लिए t सेकेंड लगता है। मतलब पहला बॉल को यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगता? और t सेकेंड लगता। अगर ये बात है तो पहला बॉल को ऊपर जाके नीचे आने के लिए टोटल टाइम क्या लगेगा? 2t +
t प्लस t प्लस 2, ये t प्लस 2 प्लस t दोनों को जोड़ दिए, एंड दैट इज 2u by g. 2u by g is 2t plus 2. 2u by g is 2t plus 2. तो उसमें से हम निकाल दिए t is equal to 5 सेकेंड. समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. किसी को दोबारा चाहिए एक्सप्लेनेशन? एनीवन हु नीड्स एक्सप्लेनेशन अगेन? ठीक है. सो यू कुड फॉलो दिस. हम अगले क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिवर क्रॉसिंग न्यूमेरिकल्स. और इसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालते हैं. और बेहतर होगा कि अगर आप कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और जो है हमारा क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर में जो पढ़ाए थे वो दोनों वीडियो का पढ़ाई को थोड़ा करके आओगे तो कल की क्लास में आपको बहुत अच्छा लगेगा. वर्टिकल मोशन में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, डाउट पूछना है, और थोड़ा प्रैक्टिस करने से बनता नहीं तो मैं बना दूंगा तो सब कुछ आसान लगेगा, लेकिन खुद करते समय डिफिकल्ट लगेगा. आप लोगों को ओपन बुक टेस्ट के लिए मटेरियल टाइम टू टाइम दिया जा रहा है. हम स्लोली ले रहे हैं. देखोगे उसमें इजी लेवल की क्वेश्चन है और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं. मैं जानता हूँ कि शुरू में आपका करने का प्रैक्टिस थोड़ा आए, थोड़ा आपका करने का प्रैक्टिस आए, फिर स्पीड आ जाएगा. शुरू में अगर ज़्यादा स्पीड लाने की कोशिश करेंगे यू विल गेट ए जॉब, है ना. किसी को अगर ज़्यादा स्पीड में लेना है तो पहले उसको एक्सीलरेट करवाओ, स्लो वेलोसिटी. सडनली हाई वेलोसिटी देंगे तो हो सकता है आप टूट जाओगे. तो धीरे धीरे देखो, पहले मैं जितना स्लो पढ़ा रहा था उससे अभी ज़्यादा स्पीड पढ़ाने लगा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे मालूम है कितना कोर्स आगे आगे करना है. तो आपको भी मेरे साथ दौड़ने के लिए धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होना है. ठीक है, धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे. तो नेक्स्ट क्लास प्लीज कम प्रिपेयर्ड विथ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स और हाउ टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. कोई वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वाई कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, बेसिक्स. मैं क्लास के शुरू में 2 मिनट बोल दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा पढ़ के आओगे तो बढ़िया रहेगा. कल हम लोग पढ़ेंगे रिवर क्रॉसिंग न्यूमेरिकल्स. रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा, अगर फ्लो है, ये है, वो है, ऐसे करके. बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है वेलोसिटी का, क्लास 11th का है. बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. सारे स्कूल वाले और एंट्रांस में उसको बहुत मजे लेके डालते हैं. ठीक है, विल मीट अगेन टुमारो. कल तक के लिए जय हिंद. ओके.